हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई एक्सप्लोजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज सीबीएसई एक्सप्लोजन की आशिमा महाजन की ये 9th वीडियो है आपकी, और ये वीडियो मैं लाई हूँ 9th क्लास के बच्चों के लिए। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्षितिज गद्यखंड पाठ 1 दो बैलों की कथा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हिंदी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पाठ को मैं समझा तो रही हूँ, लेकिन इस पाठ के अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, गद्यांश पे आधारित अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, हर एक पैराग्राफ पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा हिंदी लर्निंग चैनल पर। यहाँ पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। आपको अपनी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए तो भी हिंदी लर्निंग चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी हिंदी लर्निंग चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। मैं पाठ शुरू करती हूँ। बच्चों, 9th क्लास में आप आए हैं, यानी कि 8th क्लास से आप 9th क्लास में आए हैं, तो हो सकता है ये बुक्स आपको थोड़ी सी हैवी लग रही हूँ, है ना। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अभी तक तो आप छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए बड़ी कहानी पढ़ेंगे। और कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा रचित। आपको पता है प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार रहे हैं। जी हाँ, आज उन्हीं की कहानी है दो बैलों की कथा। साहित्यिक जगत में इनका बहुत नाम है स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी का। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत ही सहज भाषा में है। और ये जो कहानी है ना दो बैलों की, ये भी उन्होंने बहुत सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से लिखी है और आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। बड़े मुहावरे प्रयोग किए हैं इसमें, उर्दू भाषा के शब्दों का, तत्सम भाषा के शब्दों का, तद्भव भाषा और देशीय शब्दों का खुल के प्रयोग किया लेखक ने। ये जो दो बैलों की कथा है, ये प्रेमचंद द्वारा जो रचित कहानी है, इसमें दो बैलों के बारे में बताया गया जो कि अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी थे, दोनों बैल बहादुर थे, परोपकारी थे। उनका मालिक उन्हें बड़े प्यार से रखता है। लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक ने ससुराल भेज दिया जाए, यानी कि दोनों जो बैल थे उसको मालिक ने भेज दिया अपने ससुराल, यानी कि अपने साले के साथ। यानी कि जो इसका मालिक था दोनों बैलों का, कौन था? जूरी, जो आपको अभी पाठ में पता चलेगा। और उसका एक साला था जिसके बारे में आप पाठ में जानेंगे। उसके यहाँ दोनों बैल भेज दिए जाते हैं। नए ठिकाने पर जब बैल पहुंचते हैं तो उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता। उचित सम्मान ना मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक के पास आते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास, यानी कि जूरी के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक है बच्चों और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। चलिए फटाफट से कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले बता दूं इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है जूरी, जो कि एक किसान है। उसके दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। जूरी की पत्नी है और जूरी का एक साला है। साला यानी कि पत्नी का भाई। कांजी होस एक जगह का नाम है जो आप पाठ में पढ़ेंगे, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, रोज उनकी हाजिरी ली जाती है। और कांजी होस का चौकीदार है। दड़ियल आदमी है, एक गांव वाले हैं। और इन दोनों के स्वभाव के बारे में बताया गया, हीरा और मोती। और एक लड़की भी है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे इतना प्यार नहीं करती। जो मोती है ना, उसके दिल में हमेशा बदला लेने के उग्र भाव रहते हैं। इस पाठ में मोती साहसी है, सच्चा मित्र है, अपना और परोपकारी है। लेकिन जो हीरा है वो थोड़ा धीरज से काम लेता है। तो ये जो दो बैलों की कथा है, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार पशु और मानव में परस्पर प्रेम होता है तथा पशु अपने मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत प्यारी कथा है ये प्रेमचंद द्वारा लिखित, जिसमें अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में प्रेमचंद जी कभी पीछे नहीं रहे। बड़े माहिर हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे समाज को संदेश देने में। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाना है, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेमचंद जी को आता है। और ये कहानी सांकेतिक भाषा में
हम सबको ये संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है और स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है, उसे बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है। अगर जन्म लिया है तो हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता भी अपने साथ रखनी है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के सामने रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लड़ाई करते रहते हैं और ये कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को भी दिखाती है। ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। तो आइए फटाफट से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ मतलब एकदम मूर्ख इंसान। तो गधा सचमुच बेवकूफ है, जहां उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता होता है सहनशीलता, निरापद होता है सुरक्षित, जिससे कोई आपत्ति ना हो। तो उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो इसमें जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा गया है? गधे को। कोई आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए गधे को। और हम किसी आदमी को गधा कब कहते हैं स्टूडेंट्स? जब हम उसे परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। और किस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता? इसने बोला ना इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स कि गधा सचमुच बेवकूफ है, जहां उसके सीधेपन और उसकी सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है, यानी कि उसको ये पद दे दिया है। गायें सींगे मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कहते हैं कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। अब गधे के सामने आप कुछ भी डाल दोगे, कचरा डाल दोगे, कोई सब्जियों को ढेर लगा दोगे, वो बेचारा नीचे बैठा हुआ है, उसने खा लेना है, उसने कभी भी कुछ नहीं बोलना। ये नहीं कि कुत्तों की तरह स्वाभिमानी होकर इधर उधर खिसक जाते हैं। कुत्तों को जो चीज़ पसंद होती है वो वही खाते हैं, लेकिन गधा जो बेचारा है उसमें तो सहनशीलता का भाव है। गधे को कभी क्रोध करते हमने देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। जितना चाहो गरीब को मार लो, चाहे जैसी खराब घास उसके सामने डाल दो, वो कभी कुछ नहीं कहता। और कभी उसके चेहरे पे हमने असंतोष भी नहीं देखा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल करता हो, वैशाख का महीना जब आता है तो उसमें एक बार बेचारा कुलेल कर भी लेता है। कुलेल इन द सेंस उछल कूद कर लेता है, खेल लेता है, लेकिन हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है उदासी, दुख, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण है वो सभी उससे प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। प्रकाष्ठा होती है एक उच्च सीमा, चरम सीमा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वो सभी उसमें प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कि अच्छे अच्छे गुणों का कहता है इतनी डिसरिस्पेक्ट हमने कहीं नहीं देखी है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आज के इस समाज में, इस संसार में क्या सीधे लोगों को कोई पूछता है? तो गधे को कौन पूछेगा? देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? ये अब की स्टोरी नहीं बता रहे, ये प्रेमचंद जी की स्टोरी है जिसमें वो तब के टाइम की बात कर रहे हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय यानी कि बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। गम खाना, सहन करना। तो गधे के चेहरे पर ना एक विषाद का भाव स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है दुख। ये किन परिस्थितियों में कभी नहीं बदलता। ये जो भाव है कभी सुख दुख में नहीं बदलता, कभी हानि लाभ में नहीं बदलता। और गधे में किनके गुण पहुंच गए हैं कोई आपसे पूछे तो ऋषियों मुनियों के गुण हैं जो प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। और गधे के सद्गुणों का अनादर कैसे होता है? आदमी तब भी उसे बेवकूफ कह देता है और उसके सद्गुणों का अनादर करता है। सीधापन बच्चों संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जबकि ये स्टोरी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सीधे साधे भारतवासियों के कलर के कारण अफ्रीका में उनसे भेदभाव किया जाता था, तो अफ्रीका में उनकी दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। शराब नहीं पीते, वो जरूरत के लिए पैसे बचाकर रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन फिर भी भारतवासी क्या है? बदनाम है।
चलिए, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो, आ जाइए पृष्ठ संख्या 6 पर, तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी कि एक बार जीत गया जापान और संसार के जितने भी सिविलाइज्ड लोग थे उनमें उनकी गिनती होने लगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया स्टूडेंट्स? बैल को, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। तो गधे के मिलते जुलते अर्थ में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बचिया के ताऊ। ओके, उसके बाद कह रहे हैं लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैल भी लगभग गधे के समान ही सीधा होता है, और बैल सीधा होने पर भी कभी कभी अड़ियल हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, इसलिए उसे गधे से कम गधा कहा जाता है। और लेखक के अनुसार कुछ लोग बैल को क्या कहेंगे? बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी कि अपनी बातें जो भी करते थे वो चुपचाप एक दूसरे के बारे में बोलते रहते थे और एक दूसरे को ही सुनाते रहते थे। इशारों से, संकेतों से एक दूसरे के मन की बात समझ भी जाते थे। कैसे समझ आते थे ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें बताया है आपको कि दोनों बैल आपस में विचार विनिमय कैसे करते थे, कैसे अपनी बातें एक दूसरे तक प्रकट करते थे। तो मूक भाषा में, चुपचाप रहकर। और मनुष्य किससे वंचित है? दोनों बैलों में तो कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वो दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। ऐसी शक्ति से तो मनुष्य भी वंचित है, ठीक है। और दोनों बैल आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने के लिए क्या करते थे कि हम में बड़ी दोस्ती है। आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने के लिए दोनों बैल एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि बैलों द्वारा आपस में दोस्ती की घनिष्ठता दिखाने का क्या कारण था, क्यों दिखाते थे वो? इसलिए दिखाते थे बच्चों क्योंकि इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी रहती, हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा करके वो विनोद और आत्मीयता के भाव को प्रकट करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। तो दोनों यही चाहते थे कि इसका भार भी मेरी गर्दन पे ही आ जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट छूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। अब नांद क्या होता है? पशुओं के लिए चारा डालने वाला बर्तन होता है या फिर एक जगह होती है, ठीक है। तो दोनों क्या करते थे? उसी में मुंह डालते थे, एक साथ बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता था, दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब गोई मतलब दोनों बैलों का जो जोड़ा है उनको भेज दिया ससुराल। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब एक बार जूरी ने तो अपने दोनों बैलों को अपने साले गिया के साथ काम के लिए अपने ससुराल भेज दिया। हीरा मोती दोनों ये समझ रहे थे जूरी ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वो गिया के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। पृष्ठ संख्या 7 पे आ जाइए। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गिया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए मुहावरे का कितना प्यारा प्रयोग किया गया। ये मुहावरा है दांतों पसीना आना। पीछे से हाँकता, पीछे से अगर वो बैल हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, यानी कि अगर वो गया जो था इनको पीछे से डंडा मारता ना तो दोनों दाएं बाएं क्या करते थे? इधर भागते उधर भागते, है ना। पगैया पकड़कर आगे से खींचता। पगैया होती है पशुओं को बांधने की एक रस्सी। दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, जुबान दी होती, तो जूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। उन्हें यही लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया या बेच दिया। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। वो सोच रहे थे हमने तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी सेवा में। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो ज़्यादा करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। वो इतना प्यार करते थे अपने मालिक से कि उन्हें बेचा जाना तो
गुस्से से भर देना था, मतलब उसने बेच दिया ऐसा सोच रहे थे और गुस्से से भर गया वो। इसलिए वो कह रहे थे कि अब थोड़ी सी मेहनत तुम हमसे और करवा लेते, हमने तो कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की है। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर हमने खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? फिर भी कह रहे कि तूने क्यों बेचा हमें। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे। अब लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी होना, उदास होना, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, अब किसी से कोई नया घर छूट जाए तो उसे कैसा लगता है, तो वैसा ही इनको लग रहा है बैलों को। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब हीरा मोती किसे जालिम कह रहे हैं इसमें? हीरा मोती गया को जालिम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने मालिक झूरी का घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और जब वो रास्ते में अड़कर खड़े हो जाते हैं, जब गया उन्हें मारता है, पीटता है, घसीट के ले जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उसके अलावा संध्या समय पृष्ठ संख्या 7 पे सेकंड पैराग्राफ है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर आ जाते। मूक भाषा में ये पढ़ लिया हमने। वह आज उनसे छूट गया था, नया घर, नया गांव, नए आदमी, सबसे दूर जा रहे थे वो। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरों को कनखियों से देखा। कनखी क्या होती है? अपनी आंखों को कैसे करके देखना? चोरी चोरी करके देखना, वो कनखिया होते हैं, यानी कि तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखना। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे, पगैया, पगैया क्या होती है? पशुओं को बांधने की रस्सी। उन्होंने तोड़ डाली। पगे तोड़ना, रस्सियां तोड़ना। ओके। गराव होता है फुंदेदार रस्सी जो बैल के गले में बंधी जाती है। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर, नहीं सॉरी, पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब वो क्या कह रहे हैं? सोता पड़ गया और पगे तुड़ा डालने से क्या तात्पर्य हुआ? सोता पड़ गया मतलब रात हो गई थी, गांव के सभी लोग सो गए थे, चारों ओर एकांत था। और दोनों आ कहाँ गए थे? दोनों बैल जूरी के साला गया के घर। वो उन्हें अपने खेतों में जोतना चाहता था। उन दोनों में जो दूनी शक्ति थी वो कैसे आ गई थी? उन दोनों बैलों ने गया के घर आकर कुछ भी नहीं खाया था। जब उन्होंने वहां से भाग जाने का निश्चय कर लिया तो इसी निश्चय के उत्साह के कारण कि वो जहां से निकलकर अपने पुराने घर जा सकते हैं, बहुत मजबूत रस्सियों को भी उन्होंने तोड़ डाला। उनमें दुगनी शक्ति इस विचार से आ गई बच्चों कि वे यहां से आजाद होकर अपने घर जा सकेंगे। और बैलों ने क्या किया? एक एक झटके में अपनी रस्सियां जो थी वो तोड़ दी थी। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब सुबह जब जूरी उठकर बाहर आया तो अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देख के खुश हो गया। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। गदगद होना मतलब बड़ा प्रसन्न होना। दौड़कर उसने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन चुंबन का वो दृश्य बड़ा सुंदर था, बड़ा मनोहर था। अब मालिक के पास उसके बैल वापिस आ गए हैं तो मालिक भी बहुत खुश था और बैल भी बड़े खुश थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई अपने घर से गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। अब इसमें क्या बताया गया है? अब इसमें यह बताया है कि जूरी जब उठा सुबह तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके दोनों बैल वापस उसी जगह पे आ गए हैं। तो जूरी ने वो जो दृश्य देखा उसको देखकर क्या प्रतिक्रिया प्रकट की? जब जूरी ने अपने दोनों बैलों को वापस आया देखा तो स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। और बाल सभा ने क्या निश्चय किया था? गांव के लड़कों की जो बाल सभा थी उसने निश्चय किया कि इन दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने वीरता प्रदर्शित की है। कोई अपने घर से उनके लिए रोटियां ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी ले आया। चलिए पृष्ठ संख्या 8 पे आ जाइए। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया, हाँ में हाँ मिलाई और कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया। जूरी की स्त्री ने बैलों को दरवाजे पे देखा, जल उठी, गुस्सा आ गया उसको। बोली कैसे नमक हराम बैल है। अब उसके मतलब मायके से वापस आ गए, उसके भाई की मदनी की दोनों बैलों ने। तो वो बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है। आक्षेप होता है आरोप, लांछन किसी तरह का। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोप के साथ कहा। अब उसकी बीवी जूरी ने
बड़े रोब के साथ बोला, बस तुम ही तो हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, मतलब इतना प्यार नहीं करते हैं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी कि पूरा काम लेते हैं सुबह से लेकर रात तक। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली कहाँ से चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब उसे गुस्सा आ रहा था बहुत तेज कि ये कैसे आ गए मेरे मायके से, यहाँ कैसे भागे चले आए हैं, एक दिन भी वहाँ नहीं ठहरे हैं। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर मतलब जो उन्होंने नौकर रखा हुआ था, उसको कड़ी ताकीद मतलब उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दी, पक्का आदेश दे दिया। मजूर होता है जो भी उनके यहाँ काम कर रहा था, कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे, बाद में अगर पत्नी ने देख लिया तो तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे। चलिए पृष्ठ संख्या 9 पे आ जाइए। दूसरा दृश्य देखें, उसमें क्या बताया गया है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला अपने साथ। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब वो पैदल नहीं लेके जा रहा, अब वो लेके जाएगा उसको गाड़ी में, ताकि दोबारा ये भाग ना निकले। दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वो ज़्यादा सहनशील था। आपको शुरू में बताया मैंने कि हीरा ज़्यादा धैर्य वाला था, सहनशील था, लेकिन जो मोती था ना वो थोड़ा उग्र स्वभाव का था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुन्नी सब कुछ दी। लेकिन दोनों बैल, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि दोनों बैलों का मन नहीं लग रहा था, दोनों बैल कुछ भी नहीं खा रहे थे। उन दोनों ने नांद की तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाई, जहाँ पे जो चारा है वो रखा जाता है, कुछ नहीं किया। हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, गया ने बैलों को हल में जोता, तो दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम ही खा ली थी। मोटी मोटी रस्सियों से शाम को बांध दिया था गया ने। उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया। दोनों ने कुछ नहीं खाया। रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। निर्दयी उस गया ने क्या किया, हीरा की नाक पे खूब डंडे जमाए। मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। अब हीरा मूक भाषा में कहने लगा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठी है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब वो कह रहा है, मुझे अगर इसने मारा तो मैं भी क्या करूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी, मैं भी गिरा दूंगा। तो इसमें ये किसने कहा और क्यों कहा कि ये हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, इस जाति का क्या धर्म है। तो ये जो वर्डिंग कही जो हीरा ने मोती को उस समय कहा बच्चों, जब वह गया और उसके सहायकों को मारने की बात कहता है। इस जाति का धर्म परिश्रम करना है। यह मनुष्य जाति के लिए अत्यंत उपयोगी पशु है। बैल खेत जोतते हैं, गाड़ियों को खींचते हैं, लेकिन मोती जो था वो दिल ही दिल में ऐंठ कर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मोती गया और उसके सहायकों को सबक सिखाना चाहता था कि बैलों को मारने से बैल भी क्रोधित होकर उन्हें मार सकते हैं। हीरा के मना करने पर वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसकी इच्छा मन में रह गई और उसे दिल ही दिल में ऐंठ कर रह जाना पड़ा। अच्छा, गया ने बैलों को क्यों नहीं मारा? इसलिए क्योंकि वह बैलों की क्रोध से भरी हुई जो मुद्रा थी, उसका जो फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा था ना, उसको देख के समझ गया कि यदि उसने बैलों को मारा तो बदले में उस पर आक्रमण कर सकते हैं। और बैलों ने अपराध क्या किया था कि गया ने बैलों को हल में जोता, दोनों बैलों ने खेत नहीं जोता था। गया ने इन्हें डंडे से खूब मारा। सब इस पर मोती को क्रोध आ गया, हल लेकर भागा। भागते भागते हल टूट गया, रस्सी जुआ जो सब टूट गया। ऐसा कौन सा बैल था इस पैराग्राफ तक जितना आपने पढ़ा है कि जिसके मन में बदला लेने के विद्रोही भाव थे? ऑब्वियसली मोती ही था। पृष्ठ संख्या 10 पे आ जाइए। आपने यहां तक पढ़ लिया, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट मारता। उसके तेवर देखकर रह गया। उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यानी कि सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि अभी तो शांत रहो, कुछ मत छेड़ो, अगर ये बिगड़ गया तो फिर हम कहीं नहीं। मसलहत होता सही उचित। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की, भैरो की लड़की थी। एक करेक्टर और है इसमें, भैरो, जिसकी बीवी मर चुकी है। सौतेली जो वाइफ है
वो इसको पाल रही है लेकिन प्यार नहीं करती लड़की को। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहाँ किसके लिए कैसा भूसा लाया गया स्टूडेंट्स? गधे का छोटा भाई बैल, है ना, कुछ तो उसके लिए, किसके लिए भूसा लाया? इन दोनों, ये जो बैल है इनके लिए भूसा लाया गया दोनों के सामने। दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक एक रोटी से बैलों का तो कुछ नहीं होना था, लेकिन किसी ने प्यार से दिया इसलिए वो संतुष्ट हो गए। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा दोनों बैल सोचने लगे। लड़की थी भैरों की, माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती रहती थी, बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, दोनों बैलों के साथ जुड़ गई थी वो आत्मीयता से। और जुड़ी के जो दोनों बैल थे ना, वो लेखक के अनुसार जो बैल का स्थान है वो गधे से नीचा है, क्योंकि वो गधे जितना सहनशील नहीं है और अपना विरोध भी दिखाई देता है समय समय पर। आपको मोती जो है बार बार क्या कर रहा है, अपना गुस्सा दिखाता चला जा रहा है। पृष्ठ संख्या 11 पे आ जाइए। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा पुसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, कमजोर नहीं पड़ते थे दोनों, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन गुस्सा बहुत था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सिंगों पे उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन चाहते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? देखिए कितनी बड़ी बात कर दी उसने कि औरत जात पर सिंग चलाना मना है। सुना आप सबने? उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। औरत जात पर सिंग चलाना मना है। तुम पृष्ठ संख्या 11 पे, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जो लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, यानी कि दरवाजा खुला, और वही लड़की निकली। दोनों से झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। अब लड़की उनको ये कहने लगी कि चुपके से भाग जाओ, मैं खोल देती हूँ रस्सियाँ तुम्हारी, आज घर में सलाह हो रही है और उनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराऊं खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब वो पूछ रहा है कि अब सारी कहानी सुन ली है, फिर भी तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? गराऊं मैंने आपको बताया ना, जो बैलों के गले में रस्सी बांधी जाती है, फूंदेदार रस्सी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पे आफत आ जाएगी, सब इस पर शक करेंगे, संदेह करेंगे। अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसने भगाने के लिए ऐसा किया। पृष्ठ संख्या 12 पे आ जाइए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। दोनों भागे, गया ने पीछा किया, फिर तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गया के कुछ आदमियों को भी साथ लाने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा कि किस रास्ते से वो आए हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा बाके बिना सोचे समझे भागे चले जा रहे हो। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। मटर के खेत थे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, बार बार जान लेते थे कोई आ तो नहीं गया। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। पृष्ठ संख्या 12 पे तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए। अब तक तो आपने इतना जान लिया कि लड़की की जो सौतेली माँ थी उसे बड़ा परेशान करती थी। लड़की रोज आती थी, 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। इससे उन दोनों को उस लड़की से प्यार हो गया। हीरा और मोती दिन भर काम करते थे, रात को सूखा पुसा उनके सामने फेंक दिया जाता था। कुछ दिन तो गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने की तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी जो थी वो काफ़ी मोटी थी, इसलिए आसानी से नहीं टूटी। तभी वो लड़की आई
और उसने दोनों की रस्सियां खोल दी, लेकिन हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया और गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया, लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे। इसी चक्कर में वो अपना रास्ता भटक गए, काफ़ी दूर निकल गए। दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक अब क्या हुआ वो पढ़ने जा रहे हैं। कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ये वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, यानी कि इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, सांड थोड़ी था वो तो पूरा हाथी था, इतना लंबा चौड़ा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। अब वो कह रहे हैं कि शक्ल देखो इसकी कितनी भयानक है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें, भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बनता तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 मुहावरा आ गया यहाँ पर। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अब इसमें क्या बता रहा है कि दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई जिसके तहत कि उस पर आक्रमण किया जाए। अब सांड जब एक बैल पे आक्रमण करता है तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता है। उसी की बात हो रही है। दोनों मित्र क्या कर रहे हैं, जान हथेलियों पे लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। वो एक एक से तो निपट लेता था, लेकिन अब ग्रुप में 2 आ गए हैं तो वो नहीं लड़ पाता, इतना तजर्बा नहीं था उसको। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। यूं ही हीरा पे झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब आपने वर्ड सुना मल्ल युद्ध, मतलब मल्ल युद्ध का मतलब हो गया कुश्ती एक तरह की, ठीक है। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वो अवसर देते ही नहीं थे। दोनों मित्र जो थे वो किस पे लपके, सामने से आ रहे सांड पर लपक गए। अब सांड पे लपक गए तो सांड इस प्रकार के संगठित शत्रुओं से लड़ने का बिल्कुल भी हैप्चुअल नहीं था। पहले हीरा सांड पे लपका, फिर मोती ने उसे दौड़ाया। जब सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। तो सांड उन बैलों के हमले से परेशान हो गया। वो चाहता तो ये था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर बैल उसका बस चलने ही नहीं दे रहा था। एक बार तो सांड झल्ला गया बुरी तरह से, पर कुछ नहीं पाया। अंत में मोती ने सांड की बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। जब सांड क्रोध में आकर गिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से आकर सींग चुबा दिया। वह जख्मी हो गया और बेदम होकर गिर पड़ा। यही इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है। आगे आ जाइए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था बच्चा को मार ही डालूं। अब वो देखिए सांड को अब बच्चा कह रहे हैं क्योंकि मार दिया ना। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा करना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उन्हें सुनी नहीं। अभी 2-4 निवाले ही खाए थे, ग्रास ही खाए थे, कोर ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा जो कि मेड़ पर था वो निकल गया, हीरा निकल पड़ा। मोती जो था वो सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में दसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होस में बंद कर लिए गए। अब कांजी होस, खेड़ क्या होता है इसमें बताया गया, पशुओं का झुंड होता है एक तरह का, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पर कांजी होस की। तो कांजी होस में बच्चों कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है, जिससे ये पता चल सके कि वहां कैद किए गए सभी पशु उपस्थित हैं या नहीं, उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया पाठ्य पुस्तक का, कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी लर्निंग चैनल पर पूरे क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं। वहां जाइए, क्लिक कीजिए वीडियो पर। पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 2 में जितनी एक्सप्लेनेशन बची है वो है, और उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। वो भी कहानी के अगर नज़रिए से देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको घुमा घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। आ जाइए दृश्य 4 पर। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया पर खाने को कुछ नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था ये कैसा स्वामी। अब कांजी होस के बंदे के बारे में उसे पता ही नहीं चल रहा था, यार ये कौन है, हम कहाँ फंस गए।
उन लोगों ने उन्हें पकड़ के कांजी हाउस में तो बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा, अब पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि वहां पहले से ही कई और जानवर थे, घोड़े थे, भैंस थी, बकरियां थी। उनमें से कुछ तो बहुत कमजोर थे, कुछ तो मुर्दा हालत में थे। वहां उन्हें दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहां से भागने की बात की और उसके बाद हीरे ने, जो हीरा था, उसने सींगों से दीवार पे मारना शुरू कर दिया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। लास्ट देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए। यानी कि अब क्या हुआ, काफी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार के गिरते ही वहां से घोड़े भी भाग गए, भैंस भी, बकरियां भी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पे खड़े थे, सीधे थे ना बेचारे। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा। क्यों? क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा था जिसको तोड़ना मुश्किल था, इसलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। पृष्ठ संख्या 15 पर उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए, यानी कि मार दिया, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंदर में पड़ गए। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद हैं। तो उन्हें और जानवरों की चिंता होने लगी यहाँ पर कि कितने सारे जानवर हैं, हमने इन्हें तो बचा ही लिया। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, ये आपको बता ही दिया गया। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, हिम्मत बढ़ी, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े जानवर भी सब उठ गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग गई, बकरियां निकली। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भागे? गधे ने कहा, जो फिर पकड़ ना लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का मौका है, हमें तो डर लगता है, हम यही पड़े रहेंगे। पृष्ठ संख्या 16 पे आ जाइए बच्चों। आधी रात से ऊपर जा चुका था, यानी कि रात हो चुकी थी बहुत। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागे कि ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ाने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद दोबारा हम कहीं मिल जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, और हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए, ये दोस्ती है। मोती ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। मोती स्वयं को स्वार्थी समझने की बात क्यों कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो कांजी होस का चौकीदार है, उसने हीरा को बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की कोशिश करने के अपराध में मोटी रस्सी से बांधा और मोती ने दीवार को अपने बल से गिरा दिया। दीवार के गिरते कई जानवर भाग गए। मोती हीरे की रस्सी नहीं तोड़ पाया तो हीरा ने मोती को वहां से भाग जाने के लिए कह दिया। मोती हीरा के बिना वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो हीरा को कहता कि क्या उसने उसे इतना स्वार्थी समझ लिया। अच्छा, मोती की शरारत क्या है इस पैराग्राफ में? मोती ने कांजी होस की कच्ची दीवार को सींग अड़ाकर गिरा दिया। दीवार के गिरते कांजी होस में बंद जानवर जो थे वो भाग गए। कांजी होस से दीवार तोड़कर जानवरों को भगाने की शरारत मोती की ही समझी जाएगी, क्योंकि हीरा मोटी रस्सी से बंधा हुआ था और अन्य जानवर ऐसी शरारत कर ही नहीं सकते थे। अब कौन आशीर्वाद देगा इनको? क्यों देगा? हीरा ने अपराध क्या किया था? हीरा तो भूख से व्याकुल हो गया था। जब रात को भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। उसने कांजी होस से निकलने के लिए भाड़े की कच्ची दीवार अपने नुकीले सिंगों से तोड़ने का प्रयास कर लिया। दीवार की मिट्टी गिरने लगी, तभी कांजी होस का चौकीदार आ गया। हीरा के इस काम को देखकर उसने हीरा को कई डंडे मारे, मोटी सी रस्सी से बांधा। हीरा ने यह अपराध अपनी आजादी के लिए किया था। कौन आशीर्वाद देगा इन्हें? जो जानवर कांजी होस के बाड़े से निकलकर भाग गए वो आशीर्वाद देंगे। क्यों? क्योंकि कांजी होस में तो उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वो भूख प्यास के कारण अधमरे हो गए थे। बाहर निकलकर वो आजादी से खा पी सकते थे। और किसके स्वर से गर्व का भाव प्रकट हो रहा था? मोती के स्वर से कि हमने भगा दिया इनको। पृष्ठ संख्या 16 पर 5वां दृश्य है जो कि लास्ट है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े। अब एक हफ्ता हो गया था, दोनों मित्र कहां बंधे पड़े? कांजी होस में। वहां उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ ये बताया कि कांजी होस में इन बैलों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। उन्हें खाने के लिए तिनका भी नहीं दिया गया। एक बार पानी दिखा दिया जाता था। इससे बड़े कमजोर हो गए, हड्डियां दिखाई देने लगी थी। एक दिन वहां घटना क्या घटी? एक दिन भाड़े के सामने नीलामी की डुग्गी बजने लगी। वहां देखते देखते 50-60 आदमी जमा हो गए। बैलों की नीलामी हो रही थी। लोग उन बैलों को देखकर वापस क्यों चले जाते थे? इसलिए क्योंकि वे बेदम प्रतीत तो मरे मरे से लगने लगे थे। खाना पीना मिल नहीं रहा था। उन्हें खरीदकर कोई झंझट मोल लेना नहीं चाहता था। और वे बैल तो मृतक के समान हो गए थे, मरे हुए के समान हो गए थे। उसके बाद पृष्ठ संख्या 17 पे आ जाइए। नीलाम हो जाने के बाद सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी। अब एक कसाई की बात की गई है यहाँ पर। एक कसाई ने खरीद लिया इनको। दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से, अंतर्ज्ञान होता है मन का ज्ञान, अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल जो थे वो कांप उठे। डर गए दोनों।
वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, कि उन्हें हाथ क्यों लगा रहा है, देख क्यों रहा है इस तरह। इस विषय में उन्हें कोई शक ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डरी हुई नजरों से सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, एवं फालतू क्यों भागे हम वहां से, अब जान नहीं बचने वाली हमारी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यानी कि उसे काटने के लिए कसाई का तो काम यही है, तो क्या चिंता है। मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, डर के मारे गिरते पड़ते जा रहे थे। जोर से डंडा जमा देता था अगर चाल थोड़ी सी धीमी कर लेते। राह में एक गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर बड़े खुश थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई जो है कसाई के हाथ पड़ गए हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा। अब पता चला कि ये रास्ता वही आ गया है जहां से वो भाग के निकले थे। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब देख लिया कि रास्ता तो जाना पहचाना है। अब जानवरों में जान आई और हर पल उनकी जो चाल थी उसमें तेजी आने लगी। सारी थकान गायब हो गई। ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मतलब नजदीक। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, मतलब बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, छोटे बच्चों की भांति खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पे आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पे बैठा धूप खा रहा था। अब जूरी एक दिन नीलामी हुई, कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा ये रास्ता जाना पहचाना है। उनके कमजोर शरीर में जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। अब जूरी ने क्या देखा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलामी के लिए लाया हूँ, नीलामी करने के लिए। जूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया, गले लगा लिया उनको। बैल भी जो थे वो जूरी को देखकर बड़े खुश हुए। तभी दड़ियल कसाई भी बैलों को लेने वहां पहुंचा। जूरी ने उससे कहा, ये बैल मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इनको नीलामी से खरीदा है, इसलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गांवों से बाहर कर दिया। उसके बाद जूरी ने नादों को खली भूसा चोकर दानों से भर दिया। जहां पर जो बैल हैं वो चरते हैं, उस जगह को उसने सारे खाने पीने के सामान से भर दिया। हीरा मोती चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और यहीं पर पाठ हमारा हो गया खत्म। तो ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में जो उत्पन्न परस्पर संबंध है उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। बच्चों, ये पाठ कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर जो हैं, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सारे आपको हिंदी लर्निंग चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रही हूँ। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। इसके अलावा तीसरी वीडियो जो मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्या मिलेगा, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखिएगा बाद में। पहले क्वेश्चंस के आंसर देना खुद शुरू कीजिएगा ताकि पता चले कि आपको ये कहानी समझ में आई भी है या नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने पहला चैप्टर डाला है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और इसके बाद मैं आपको ले चलूंगी लासा की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा लासा की ओर। हिंदी लर्निंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि 9th क्लास का हर चैप्टर जो भी आपके कोर्स से में है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको हिंदी लर्निंग चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है चैप्टर। फिर भी जिन बच्चों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है वो हिंदी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको सब कुछ मिल जाएगा। 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रामर के क्या, कोर्स ए के लिटरेचर के, गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका भाग के सारे चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विद MCQs मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।